आज हम टैली में अगली क्लास करने जा रहे हैं। आज हम टैली में सेल्स और परचेज के बारे में जानेंगे कि सेल्स कैसे होता है और परचेज कैसे होता है। तो हम टैली पे चलते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं कि जो सेल्स की एंट्री होती है ये दो तरीके की एंट्री होती है, एक नगद होती है और दूसरी उधार होती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि सेल्स में पहली नगद की एंट्री है, जैसे कैश गुड सोल्ड, यानी कि इसमें क्या है, कैश और एक सोल्ड, यानी कि आपके पास आप क्या कर रहे हो, नगद माल बेच रहे हो, कितने का, 5,000 रुपये का। इसी तरह चेक गुड सोल्ड, या तो मैंने आपसे शुरुआत में हमने पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री की थी तो हमने उसमें बात भी की थी कि भाई हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो एक नगद यानी कैश नगद दे सकते हैं, या फिर दूसरा हम बैंक से दे सकते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए कोई दुकानदार है, या तो उस दुकानदार जब कोई माल बेचेगा तो या तो उसे कोई नगद पैसे देगा, या फिर हो सकता है कि वो चेक भी दे सकता है। तो चेक कहाँ रखेगा, बैंक में रखेगा। इसी तरह सेल्स में उधार की एंट्री भी होती है, जैसे कि सोल्ड टू दीपक 1,000, चेक सोल्ड टू रवि 500। अब सोचने वाली बात यह है कि जो उधार की एंट्री होती है उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो ऊपर वाली एंट्री में एक बार फिर चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है। मेरा कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिस भी सेल्स की एंट्री में या परचेज की एंट्री में यदि पार्टी का नाम लिखा हुआ है या किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि सोल्ड टू दीपक की जगह सोल्ड टू मोदी रबड़ हो सकता है, तो क्या है, मोदी रबड़ एक पार्टी हो गई। तो वो एंट्री किस तरह की होगी, वो एंट्री उधार की एंट्री होगी। और जिस एंट्री में किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ वो एंट्री किसकी होगी, सेल्स की होगी। हालांकि सेल्स और परचेज को जब हम इन्वेंट्री करेंगे तब अच्छे से जान पाएंगे, लेकिन फिर भी ये क्लास करने के बाद आपको सेल्स और परचेज के बारे में लगभग पता चल ही जाएगा। इस एंट्री में, सेल्स की एंट्री में हमने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, या हम कोई चीज़ अगर ख़रीदेंगे वो क्या ख़रीदेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इन्वेंट्री में ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी सेल्स और परचेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नगद एंट्री की। जैसे सबसे पहले पहली एंट्री है कैश गुड सोल्ड, यानी कि आपने 5,000 रुपये का नगद माल बेचा। अब ऐसा मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ और मैंने अपने सेल्स अकाउंट में से कोई माल उठाया और बेच दिया, तो नगद। तो उसमें क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया, मैंने पैसा अपने गले में रखा और सेल्स अकाउंट में से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये कैसी एंट्री बननी है कि आपके पास जो पैसा है वो डेबिट हो रहा है और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। तो जब सेल्स अकाउंट की एंट्री हम करते हैं तो हमारे पास सेल्स अकाउंट का एक ग्रुप होना चाहिए, यानी एक लेजर क्रिएट होना चाहिए जिसका अंडर होगा सेल्स अकाउंट। ऐसे ही मान लीजिए आपको सामने वाला व्यक्ति नगद ना दे करके वो चेक दे देता है, तो आप क्या करेंगे, चेक को सीधा अपने बैंक में डाल देंगे और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री को हम टैली पर करके देखते हैं। पहले शुरुआत वाली एंट्री ले लेते हैं, जैसे कैश गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास कैश का अकाउंट तो हमें बनाना होता नहीं, क्योंकि वो हमें कंप्यूटर क्रिएट करके देता है। हमें इसमें किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, सोल्ड, यानी कि एक सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट हम एक ही बार बना लेंगे, बार बार हमें बनाने की आवश्यकता है नहीं। तो पहली वाली एंट्री में एक सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। थोड़ा वेट करेंगे, एजुकेशनल वर्जन है इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी ये। तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट के नाम से।
हमने सेल्स अकाउंट पहले से बना रखा है, हम इसको पहले वाले को जो है डिलीट कर देते हैं ताकि आपके सामने ही हम बना पाए उसको। तो लेज़र क्रिएट करते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंडर हमेशा सेल्स अकाउंट होता है। पेमेंट रिसीप्ट अलग था, वो केवल पैसे के लेन देन के लिए था। एक्सपेंसेस आपने सीखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मल्टीपल एंट्री जो होती है। अभी तक जो आपने सीखा था केवल पैसे का लेन देन जो हो रहा था उसकी एंट्री कर रहे थे। इस एंट्री में क्या हो रहा है, इसमें सेल्स का, हालांकि इस एंट्री में मैं अब भी बता रहा हूँ, इसमें हमने ये मेंशन नहीं किया कि हम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो हम इन्वेंट्री में प्रॉपर जानेंगे। हम केवल ये मान लीजिए बस सेल्स कर रहे हैं, 5,000 का मान लीजिए हमने कुछ भी सेल्स कर दिया, उसका नाम नहीं है, वो इन्वेंट्री में करेंगे। केवल हम ये इस क्लास में केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट होते क्या हैं और उनकी एंट्री होती कैसे हैं। तो जब सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं उसके अंडर में क्या आता है, सेल्स अकाउंट आता है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये जब इन्वेंट्री करेंगे तभी होगा, लेकिन इसको यस रहने देना, नहीं तो ये जो जब आप इसकी सेल्स अकाउंट की एंट्री करोगे, वाउचर एंट्री, तो वहाँ पे फिर ये अगर आप यहाँ पे नो कर दोगे तो वहाँ ये नहीं लेगा, तो इसलिए इसको यस रहने देंगे। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आप चाहो तो यहाँ पे यस कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, इसे ऐसे रहने देंगे। वापस एस्केप की दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि एंट्री सेल्स की है तो सेल्स के लिए क्या होता है, F8 होता है, तो यहाँ पे आप F8 दबाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये एंट्री जो है सेल्स में चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे इन्वेंट्री आ रहा है, जब आप यहाँ पे सेल्स करोगे तो ये पूछेगा कि भाई नेम ऑफ आइटम जो आप सेल कर रहे हो वो आपने क्या बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, उसका रेट क्या था, अमाउंट क्या था। अभी हमें इन्वेंट्री नहीं करनी, केवल हमें डायरेक्ट बस सीधी सीधी सेल्स और परचेज की एंट्री कर दें। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एज वाउचर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो एज वाउचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने केवल डेबिट और क्रेडिट के रूप में आ जाएगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की तरह आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ सेल्स कर रहे होते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि आपको यहाँ पे डालना होता है, वो कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर्स, यानी कि जब आप सेल करोगे तो आपके पास डेबिट यानी क्या बढ़ जाएगा, कैश या फिर बैंक। तो जो ये एंट्री है ये किस चीज़ की है, ये नगद की एंट्री है, तो यानी आपके पास क्या बढ़ रहा है, कैश। तो यहाँ पे आप कैश डाल दोगे। इसके बाद कितना बढ़ रहा है, जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डालना चाहो वो अमाउंट डाल देंगे, 5,000 रुपये। क्रेडिट क्या हो रहा है, आपके पास है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट सेल्स अकाउंट कर दोगे, ये खाली रहने दोगे। इसके बाद आप नरेशन डाल सकते हो। ऐसी एग्जाम्पल हमने ये डाल दिया, एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक सेल्स अकाउंट की एंट्री बन जाएगी, हो जाएगी। अब बात करते हैं ऐसी चेक्स गुड सोल्ड, यानी कि ये भी नगद की एंट्री है। ये कैश दे रहा था, ये अब की बार चेक दे रहा है। तो चेक हम कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। अब बैंक में रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैंक का अकाउंट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक पहले बैंक का अकाउंट खोल लेंगे। पहले देख लेते हैं बैंक अकाउंट हमने पहले से यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है या नहीं। बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए हम बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, क्रिएट। अंडर क्या आएगा, बैंक के बैंक अकाउंट आता है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था। अकाउंट नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो डाल दोगे। IFSC कोड वो डाल दोगे। ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका। IFSC कोड इनवैलिड बता रहा है, अगर आप गलत बताओगे तो इनवैलिड ये मैसेज देगा। ब्रांच चेक बुक्स है तो वो डाल रख दोगे। सेट चेक पर ऑप्शन करोगे तो ये आप ओके कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन, नाम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, या आप बैंक की पूरी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं।
ओके कर देंगे। प्रिंटिंग वाला जो ऑप्शन था कॉन्फ़िगरेशन का, आप चाहते तो इसको भी ऑन कर सकते थे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्स अकाउंट तो पहले से क्रिएट है, तो हमें सेल्स अकाउंट बार बार क्रिएट नहीं करना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। डेट के लिए हम डेट इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसमें डेट डल नहीं रही है, लेकिन आपको मतलब हर एंट्री पे डेट जरूर डालनी है जब आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाएंगे। बस ये याद रखना है कि जब आप कहीं भी काम करेंगे उसके लिए आपको डेट जरूर डालनी होगी। आप चाहो तो F2 जरूर दबाइए, चाहे वो एक ही तारीख ले। इसके बाद रेफरेंस नंबर। डेबिट क्या हुआ हमारे पास, उसने नगद नहीं दिया, उसने हमें क्या दिया, चेक दिया। तो हम कहाँ रखेंगे उस चेक को, अपने बैंक में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का, 1000 रुपये उसने दिए चेक में। एंटर करेंगे। ये चेक की डिटेल पूछता है, चेक का नंबर होगा, इंस्टेंट नंबर होता है। इंस्टेंट नंबर जो डेट होती है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, बैंक का नाम वगैरह डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट, ये आप रहने देंगे। यहाँ पे नरेशन आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डाला। तो ये सेल्स की नगद की एंट्री थी। आपको समझ में आ ही गया होगा कि नगद की एंट्री क्या होती है। अगर आपको नगद की एंट्री समझ में नहीं आई तो पहले आप यहीं रुक जाओगे और मुझसे मैन्युअली पूछोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, इससे पहले आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसके बाद आप बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास उधार की एंट्री आ जाए और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, पॉइंट 1 फाइंड आउट डेबिट या क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि नगद की एंट्री करते समय हमें यह देखना होता है कि हमारे पास से क्या क्रेडिट हो रहा है। जैसे ऊपर वाली एंट्री हमारे पास से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और हमें नगद पैसा मिल रहा है। इसके लिए हमें सेल्स अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा। तो हमारे पास ये पॉइंट 3 है, सेल्स अकाउंट। अंडर सेल्स अकाउंट जब बनाएंगे पॉइंट 4 में क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल्स अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैश या बैंक। या तो नगद देगा या फिर वो चेक देगा, यानी बैंक से पैसा देगा। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उधार की एंट्री होती है। मान लीजिए एक पहली एंट्री है सोल्ड टू दीपक। तो इस एंट्री में क्या हो रहा है कि आप दीपक को सोल्ड कर रहे हैं 1000 रुपये। तो इसमें क्या होगा, एक तो सीधी सी बात है सोल्ड लिखा हुआ है, यानी सेल्स अकाउंट चाहिए, क्योंकि इसमें पार्टी का नाम है तो दीपक चाहिए। इसमें कैश का या बैंक का नाम नहीं है, इसलिए ये उधार की एंट्री। अगर यहाँ पे कैश और बैंक का नाम होता और पार्टी का नाम नहीं होता तो ये क्या होती है, नगद की एंट्री होती है। तो इसमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है, पहले फाइंड डेबिट और क्रेडिट का पता लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं, इसके नीचे ही लिख लेते हैं या फिर ऐसे ही बोल के बात कर लेते हैं। जैसे कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमें ये देखना है कि जो सेल्स अकाउंट है वो तो सीधी सी बात है, हमारे पास से हमेशा जो सेल्स अकाउंट की अगर एंट्री होगी तो हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होगा। सेल्स अकाउंट यानी किसको सामान बेच रहे हो, दीपक को सामान बेच रहे हो, तो सेल्स अकाउंट तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। माल किसके पास जा रहा है, दीपक के पास जा रहा है, दीपक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि हमें ये पता करना है कि दीपक के पास, जैसे हमने शुरुआत की एंट्री में किया था, अगर सामने वाले के पास पैसा बढ़ रहा है तो वो डेबिट, अगर सामने वाले के पास से पैसा आ रहा है यानी घट रहा है तो क्रेडिट। ऐसी सेल्स की एंट्री में बस ये देख रहा है कि सामने वाले के पास सामान बढ़ रहा है तो डेबिट, और सामने वाले के पास से अगर हम माल खरीदेंगे आगे बताएंगे तो क्या होगा, वो क्रेडिट। और हमेशा सेल्स की एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है और पार्टी हमेशा डेबिट ही होती है। ये याद रखना है आपको कि जब सेल्स की एंट्री करेंगे तो सेल्स की एंट्री में हमेशा आपका जो सेल्स अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा और सामने वाला जो पार्टी होगी, चाहे वो कोई कंपनी हो या नाम हो, वो हमेशा क्रेडिट होगा, वो डेबिट होगा, सॉरी। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। एक दीपक का अकाउंट खोल लेते हैं।
दीपक का अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये भी पता करना है कि दीपक जो है वो हमारा लेनदार है या देनदार है। सीधी सी बात है, यदि आप किसी व्यक्ति को, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यदि आप किसी व्यक्ति को, व्यक्ति से मतलब दीपक, सामने वाले व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं तो वो आपको क्या देगा? पैसे देगा। वो आपको पैसे देगा, यानी कि वो आपका देनदार होगा। ये बताया था शुरुआत की एंट्री में कि बस सामने वाले व्यक्ति को ये देखना है कि वो पैसे दे रहा है या ले रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी को सामान बेचोगे तो वो आपको क्या देगा? पैसे देगा। तो यानी दीपक क्या होगा आपका? दीपक क्या होगा आपका? देनदार होगा। देनदार कौन होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि अकाउंट खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने ऐड नहीं किया था, ना ही ऊपर वाली लाइन में तो हमें आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अब मैंने इसको ऐड नहीं किया था, लेकिन अब मैंने ऐड कर दिया है कि दीपक जो होगा उसका अंडर क्या होगा, यहीं लिख देते हैं आगे, या यहीं लिख देते हैं, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ। दीपक अंडर आएगा सन्ड्री, और सॉरी हमें डेप्टर लिखना था यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्रेडिटर लिख दिया क्योंकि पैसे देगा वो तो देनदार होगा, तो सन्ड्री डेप्टर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर लेनदार होते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि सामान ले रहा है तो ये लेनदार है, सामान से मतलब नहीं है, हमें केवल पैसा देखना है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे देगा या लेगा। सामान तो बस हमारे पास से जा रहा है, उसके पास बढ़ रहा है, लेकिन वो हम केवल अकाउंटिंग में यही देखते हैं कि पैसा किसके पास जा रहा है। तो पैसा हमारे पास आएगा किससे? दीपक से। तो दीपक कौन होगा? देनदार होगा, यानी पैसे की देनदारी करेगा, इसलिए वो सन्ड्री डेप्टर कहलाएगा। ना कि हम ये देखते हैं कि दीपक जो है वो सेल्स अकाउंट ले रहा होगा, यानी सामान ले रहा है, तो लेनदार वो वाला लेनदार नहीं, जो पैसे देगा वो वाला देनदार या लेनदार होता है। तो दीपक क्या होगा? पैसे देगा यानी देनदार होगा, सन्ड्री डेप्टर होगा। तो दीपक का अकाउंट खोल लेते हैं। लेजर क्रिएट दीपक, पैसे लेगा, वो पैसे देगा तो क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर होगा। तो सन्ड्री डेप्टर्स ले लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, आप चाहो तो इसको डिटेल डाल सकते हो। सेल्स अकाउंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, इसकी एंट्री करके देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेबिट कौन होगा, यानी माल किसके पास बढ़ेगा? दीपक के पास। यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट वो देख रहा है कि माल कहाँ बढ़ रहा है। अकाउंट बनाते समय ये देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे ले रहा है या दे रहा है। ये दो चीज़ अलग है, दोनों को अलग आप नोट करोगे। तो डेबिट कौन होगा? दीपक, क्योंकि दीपक के पास माल बढ़ रहा है। दीपक का यहाँ एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। कितने पैसे का माल आप बेच रहे हो? 1000 रुपये का बेच रहे हैं। क्रेडिट क्या हो रहा है आपके पास से? सेल्स अकाउंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट डाल देंगे। तो इस तरह से ये उधार की एंट्री हो जाएगी। आप इसे समझ ही गए होंगे कि उधार की एंट्री और नगद की एंट्री में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे नरेशन आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। इसी तरह आगे वाली एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आगे वाली एंट्री है सोल्ड टू रवि। रवि आपको क्या दे रहा है? चेक दे रहा है, यानी कि बैंक के जरिए आपको पेमेंट कर रहा है। तो ये क्या होगी? रवि है, उधार की एंट्री है, लेकिन रवि क्या होगा? मान लीजिए आपको बैंक से पेमेंट करेगा। इस एंट्री में हमने ये चेक गलत लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि उधार की एंट्री में
नाम ही आएगा, बैंक या कैश नहीं आता, वो नगद की एंट्री में ही आता है, क्योंकि हम इसे माल बेच रहे हैं केवल, तो केवल सोल्ड टू रवि ही आएगा। वो बाद में अगर पेमेंट देगा तो पेमेंट हमें वो चेक के जरिए दे सकता है, तो वहाँ पे जो हमारा चेक है यानी बैंक है वो डेबिट हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति यानी रवि जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। वो अलग बात है, वो पेमेंट की बात होगी, जब उधार हो जाएगा, जब लास्ट में कोई पेमेंट देगा तो फिर उसकी एंट्री हम जो है रिसिप्ट में कर लेंगे। तो दूसरी एंट्री है सोल्ड टू रवि की। ऐसी जैसे हमने दीपक का अकाउंट बनाया, ऐसे हम सोल्ड टू रवि का अकाउंट बना सकते हैं। हमारे पास से सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए रवि है, रवि के पास सेल्स अकाउंट बढ़ जाएगा तो रवि क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बाद में रवि हमें पैसे देगा तो वो क्या होगा, देनदार होगा, नहीं सेंडेड डेप्टर होगा। तो इसका एक अकाउंट बना लेते हैं रवि का। रवि सेंडेड डेप्टर होगा क्योंकि बाद में वो हमें पैसे देगा, उधार की एंट्री है। वापस इसकी एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। रेफरेंस नंबर, डेट जरूर डालिएगा आप। यहाँ पे डेबिट क्या होगा, यानी रवि के पास बढ़ जाएगा माल, कितने पैसे का, 500 रुपये का। ओन अकाउंट रखते हैं इसको, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, जो 3-4 पॉइंट है। क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं। इस तरीके से आप उधार की एंट्री कर सकते हैं। आपको सेल्स में नगद और उधार दोनों तरीके की एंट्री का पता चल गया होगा। ऐसे ही जैसे आपने सेल्स की एंट्री की है, ऐसे ही परचेज की होती है। सीधी सी बात है, जब कोई आप माल बेचोगे तो खरीदोगे भी तो हो ही, तो उसके लिए क्या होगा, ये परचेज की एंट्री है। पहली बात करते हैं नगद की एंट्री। मान लीजिए आपने कैश गुड परचेज, आपने नगद माल खरीदा। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हमने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने क्या खरीदा, वो हम जब इन्वेंट्री करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है और मैं मान लीजिए दिल्ली से माल लैपटॉप खरीदता हूँ और मेरठ में मेरी जो दुकान है वो मेरठ के अंदर, और मेरठ में मैं सेल करता हूँ। तो पहले मेरे पास स्टॉक होना चाहिए तभी तो मैं बेच पाऊँगा। तो वो जो है स्टॉक मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री होती है, गोडाउन मैनेजमेंट, वो हम इन्वेंट्री में ज़रूर करेंगे। अभी हम केवल इतना ही जान लेते हैं कि सेल्स और परचेज होता कैसा है। तो पहली जो एंट्री है वो कैश गुड परचेज, यानी हमने नगद माल खरीदा 500 रुपये का, तो उसके लिए हमारे पास कैश का अकाउंट तो हमें बनाना होता ही नहीं। परचेज, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास सेल्स का अकाउंट होता है जिसको हम सेल्स में रखते हैं, जो सेल्स हम निकाल के देते हैं, ऐसे हमारे पास एक परचेज का अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे हम माल रखेंगे। तो उसके लिए एक परचेज अकाउंट बना लेंगे। टैली पे चलते हैं, अकाउंट्स, लेजर, क्रिएट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंडर में हमेशा परचेज अकाउंट आता है। अकाउंट आपने बना लिया, इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अकाउंट तो हमने बना लिया, इसकी हमने इसमें लिख नहीं रखा। पहला जो है आप डेबिट एंड क्रेडिट, पहला जो पॉइंट आप नोट करोगे, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो इसमें आप देख लोगे भाई डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है। तो इसमें हमने देखा कि भाई जो परचेज की एंट्री में हमेशा परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि आप खरीदोगे तो यानी परचेज करोगे, कोई भी चीज़ हो वो आपके पास बढ़ जाएगी और आपके पास से कैश, या अगर नगद खरीद रहे हैं तो क्या होगा, कैश या बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें सीधी सी बात है, परचेज अकाउंट जो होगा आपका डेबिट हो जाएगा, और कैश यानी आपके पास से जो पैसा है या बैंक, वो हमेशा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आप देख लेना निकाल करके, जब आप डेबिट क्रेडिट निकालोगे। अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे मैनुअली आप कॉपी पे पूछोगे। तो हमने डेबिट और क्रेडिट का पता लगा लिया इस एंट्री में कि भाई डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारे पास जो है परचेज अकाउंट बढ़ जाएगा, और हम अगर नगद खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा
घट जाएगा। तो हमने परचेस अकाउंट बना लिया। परचेस अकाउंट के अंदर हमेशा परचेस अकाउंट आता है। परचेस अकाउंट आएगा जब आप अकाउंट खोलोगे। अकाउंट क्रिएशन करोगे आप परचेस अकाउंट का, तो उसके अंडर में क्या आएगा, परचेस अकाउंट आएगा। क्योंकि हमारे पास कैश का अकाउंट बनाना नहीं होता, वो पहले से ही क्रिएट होता है, तो कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस एस्केप की दबाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। परचेज की एंट्री के लिए आप यहाँ से F9 यानी परचेज की एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके सामने परचेज की एंट्री यहाँ पे आ गई है। और इसको भी अभी जैसे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इन्वेंट्री नहीं है, ये नहीं पता कि हम क्या खरीद रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज वाउचर पे क्लिक कर लेंगे तो सिंपल वाला आ जाएगा, क्रेडिट एंड डेबिट वाला। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है। जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो एक सप्लायर का जो होता है, जो हम जिससे हम खरीदते हैं, उसका एक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे डाल लोगे। कुछ भी, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। उसकी डेट होती है सप्लायर की, जो जिस दिन आप खरीदते हैं। ये डेट आपकी अकाउंटिंग की होती है, जिस डेट में आपने खरीदा। क्रेडिट क्या हो रहा है आपके पास से, कैश या बैंक होगा। सीधी सी बात है, जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तो खरीदी हुई चीज़ यानी परचेज अकाउंट आपके पास बढ़ जाएगा और कैश या बैंक आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि कैश की एंट्री है तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा क्रेडिट हो रहा है, 500 रुपये, तो आप यहाँ पे 500 रुपये ऐड कर दोगे। क्योंकि डेबिट क्या हो रहा है आपके पास, परचेज अकाउंट, यानी कि डेबिट आपके पास परचेज अकाउंट बढ़ जाएगा, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नरेशन आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये परचेज की नगद की एंट्री थी, कैश वाली। अब मान लीजिए आपके पास एक एंट्री आ जाए कि भाई गुड परचेज बाय चेक। आप चेक से कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि चेक है या यहाँ पे बैंक का नाम है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक का अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, SBI बैंक, तो हमें बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं करना। और परचेज अकाउंट भी हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, इसलिए परचेज अकाउंट भी हमें क्रिएट नहीं करना। दोनों अकाउंट हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, केवल एंट्री करेंगे। परचेज का यहाँ पे सप्लायर नंबर जो भी है आप रख लोगे। क्रेडिट क्या होगा हमारे पास से, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं, नगद नहीं दे रहे हैं, तो बैंक किसका चेक दे रहे हैं, वो बैंक का आप नाम डाल देंगे, जो भी आपका बैंक खुला हुआ होगा। इसके बाद कितना हो रहा है, 800 रुपये, तो आप यहाँ पे 800 रुपये डाल देंगे। यहाँ पे चेक नंबर होते हैं, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। इंस्टेंट नंबर या डेट होती है, जिस भी डेट में आपने वो चेक लगाया दिया। बढ़ क्या जाएगा आपके पास, परचेज अकाउंट आपके पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इसको आप नरेशन आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कंपनी वगैरह में जब आप काम करते हैं तो नरेशन आपको डालना पड़ता है कि जो पैसा है किस चीज़ के लिए आप खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे। तो इसी तरह से आपकी नगद की एंट्री परचेज वाली क्लियर हो जाएगी। अब इसी तरह जैसे उधार की एंट्री होती है सेल्स में, ऐसी परचेज में भी होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप किसी से जब लेन देन करेंगे तो आप उधार भी ज़रूर खरीदेंगे। तो उधार की एंट्री के लिए ये एंट्री है, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम। मान लीजिए राम से आप उधार की एंट्री खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट 1 वही फाइंड आउट डेबिट एंड क्रेडिट का पता लगाओगे। तो इस एंट्री में क्या हो रहा है, जब हम कोई परचेज की उधार की एंट्री खरीदते हैं, बनाते हैं, सॉरी, तो उसमें ये देखना ये होता है, अभी मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जब हम परचेज की उधार की एंट्री करते हैं तो यह देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति
पैसे दे रहा है या देगा, पैसे देगा या पैसे लेगा। दे रहा होगा या ले रहा होगा, एक ही बात है, या देगा। तो परचेज की एंट्री में क्या होगा, जब हम किसी से माल खरीदेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, हमसे पैसे लेगा, यानी कि राम वाली एंट्री में सामने वाला व्यक्ति पैसे लेगा, यानी कि वो लेनदार हुआ। तो लेनदार कौन होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो इस एंट्री में आपने देखा कि जब हम परचेज की एंट्री करते हैं और जब हम अकाउंट जब फाइंड आउट डेबिट क्रेडिट का पता लगा लेते हैं, जब उसका अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खोलते समय हमें ये देखना है कि राम जो है यानी सामने वाला व्यक्ति जो है वो पैसे ले रहा है या दे रहा है। तो राम क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, तो राम क्या होगा, लेनदार। और लेनदार कौन होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हमने गलत लिख रखा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो राम क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। लेनदार जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर भी कि यहाँ पे अकाउंट खोलते वक्त जो पार्टी का हम जब अकाउंट खोलते हैं तो पार्टी का अकाउंट खोलते वक्त हम ये नहीं देखते कि परचेज अकाउंट हमारे पास बढ़ रहा है, सेल्स अकाउंट उसके पास बढ़ रहा है। हम ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें पैसे देगा या हमसे पैसे लेगा, क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग पैसे के लेन देन के ऊपर ही निर्भर करती है, ना कि सामान के ऊपर। हालांकि सामान भी होता है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जब अकाउंट खोलते हैं तो उसका जो पैसा होता है पैसे के लेन देन के हिसाब से अकाउंट खोला जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति जो है यानी राम जो है पैसे हमसे लेगा तो वो हमारा क्या होगा, लेनदार होगा। आज माल हम उससे खरीद लेंगे तो कल हो सकता है हम 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद उसको पैसे देंगे तो पैसे क्या होगा, लेगा। तो यानी हम सीधी सीधी पेमेंट की एंट्री करेंगे तो वो हमारा लेनदार ही होगा। तो ये आपको पता चल गया कि राम की जो अकाउंट खोलोगे आप किस में खोलोगे, सन्ड्री क्रेडिटर में खोलोगे। परचेज अकाउंट आपके पास पहले से खुला हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, एक राम का अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर क्रिएट। तो यहाँ राम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे हमसे पैसे लेगा तो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, नहीं लेनदार होगा। परचेज अकाउंट हमारे पास पहले से है, इसलिए हम परचेज अकाउंट नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से सप्लायर नंबर आप जो भी चाहो वो लिख सकते हैं। क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे इस एंट्री में देखें क्रेडिट क्या होगा, किससे माल खरीद रहे हो आप, राम से माल खरीद रहे हो। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले फाइंड डेबिट एंड क्रेडिट का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो यानी क्रेडिट क्या होगा, किसके पास से माल खरीदोगे, राम से। तो राम क्या होगा, यहाँ पे CR यानी क्रेडिट होगा। और आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, DR यानी डेबिट। सीधी सी बात है, परचेज की एंट्री में मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था कि परचेज की एंट्री में परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और अगर उधार की एंट्री है तो पार्टी हमेशा क्रेडिट होती है, और अगर नगद की एंट्री है तो कैश हमेशा या बैंक हमेशा क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट, और राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाले ऑप्शन पे राम। कितने का माल खरीद रहे हो आप इससे, 300 रुपये का, तो यहाँ पे 300 रुपये डाल देंगे। डेबिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट आपके पास बढ़ जाएगा। नरेशन डाल सकते हो, यस करोगे, ये एंट्री आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेल्स की एंट्री उधार की और नगद की कर सकते हैं, परचेज की एंट्री उधार की और नगद की कर सकते हैं। हालांकि सेल्स और परचेज जब हम इन्वेंट्री करेंगे, जो बार बार हमसे पूछ रहा था नंबर ऑफ आइटम, उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको पता चल ही गया होगा कि सेल्स 2 तरीके से होते हैं, उधार और नगद। परचेज 2 तरीके से होते हैं, उधार और नगद। सेल्स की एंट्री में हमेशा सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और परचेज की एंट्री में हमेशा परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा। सेल्स की एंट्री में
हमेशा सामने वाला व्यक्ति आपका डेबिट होगा, परचेज की एंट्री में हमेशा सामने वाला व्यक्ति आपका क्रेडिट होगा। सेल्स की एंट्री में हमेशा सामने वाला व्यक्ति, जब किसी को सामान बेचोगे तो वो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपको पैसे देगा, यानी जब का उसका खाता खोलोगे तो वो देनदार यानी सन्डे डेप्टर होगा। और परचेज की एंट्री में, क्योंकि जब किससे आप सामान खरीदते हो तो सामने वाले व्यक्ति आपसे क्या लेगा, पैसे लेगा, तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति आपका लेनदार होगा यानी कि सन्डे क्रेडिटर होगा। ये आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। जब आप इन्वेंट्री करोगे तो और आसान हो जाएगी ये।